दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी जिसके अंदर अपने वायरिंग पढ़ने वाले हैं। वायरिंग एक छोटा सा चैप्टर रहेगा, लेकिन ये छोटा चैप्टर होने के साथ साथ आप लोगों को इसके अंदर आपको ये बात याद रखनी है कि सिंपल भी है, लेकिन इसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है न्यूमेरिकल वैल्यू। यानी कि आप लोगों से पूछा जाएगा कि पंखे को छत से भूमि से कितनी ऊंचाई पर लगाना चाहिए, छत से उसकी कितनी नीचे होना चाहिए, लैंप होल्डर कितने ऊंचाई पर होना चाहिए, स्विच बोर्ड कितनी ऊंचाई पर होना चाहिए। इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। बैटन वायरिंग के अंदर बैटन की जो मोटाई होगी वो क्या होनी चाहिए, इस तरीके के न्यूमेरिकल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बनते हैं और यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर आप लोग देखने को मिलते हैं। तो जितनी भी मैं आपको न्यूमेरिकल वैल्यू बताऊंगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी यहाँ से। तो सबसे पहले हमने बात करेंगे वायरिंग। ठीक है, वायरिंग है क्या? वायरिंग का देखो मेनली अगर आप लोग देखें कि जैसे ये मान लेते अपने पास क्या है, पोल है। ठीक है, ये पोल होगा। अब आप लोग यहाँ से देखेंगे इस पोल से आप लोग घर के अंदर क्या होगा, यहाँ एक एनर्जी मीटर लगा होगा। ठीक है, पोल से सप्लाई आएगी किसके अंदर, एनर्जी मीटर के अंदर आएगी और एनर्जी मीटर से आप लोग काम क्या करेंगे, घर का जो मेन स्विच बोर्ड होगा वहां तक लाएंगे। ये मुख्य क्या होगा, स्विच बोर्ड होगा। अब इस स्विच बोर्ड की सहायता से आप लोग काम क्या करेंगे, अलग अलग उपकरणों को सप्लाई देंगे। अलग अलग उपकरणों को क्या करेंगे, सप्लाई देंगे। मतलब ये होगा कि पोल से सप्लाई आई, वो कहाँ आई, एनर्जी मीटर में आई। एनर्जी मीटर से आप लोग कहाँ जाओगे, मेन स्विच बोर्ड होगा जो आप लोगों ने देखा होगा घर के बाहर जो मेन जो होता है वहां लगा होता है। अब वहां से आप उस सप्लाई को काम क्या करेंगे, अलग अलग उपकरणों तक लाने का काम करेंगे। मतलब वायरिंग है क्या, वायरिंग एक ऐसी व्यवस्था है जहां विद्युत सप्लाई काम क्या की जाती है, उपभोक्ता के विभिन्न उपकरणों तक लाया जाता है। यानी कि उपभोक्ता के विभिन्न उपकरणों तक पहुंचाने की क्या विधि है, ये एक पद्धति मान सकते हैं। तो ये सिस्टम क्या रहेगा, वायरिंग रहेगा। इससे पहले मैंने आपको वायरिंग के अंदर या इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कौन कौन से रूल प्रयोग किए जाते हैं वो मैंने आपको सारे यहाँ बता दिए थे कि कौन सा 30 नंबर रूल होगा, कौन सा 35 होगा, 49 होगा, इस तरीके से अलग अलग आपने देखे थे। अगर वायरिंग की बात करें तो वायरिंग के यहाँ सबसे पहले हमने बात करेंगे वायरिंग की पद्धतियां या वायरिंग सिस्टम। तो वायरिंग के अंदर हमने बात करेंगे, सबसे पहला पॉइंट रहेगा वायरिंग सिस्टम। देखो वायरिंग सिस्टम टोटल जो होगा वो 3 प्रकार का होगा। ठीक है, और यहाँ से क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। एक अपने पास रहेगा ट्री सिस्टम, एक अपने पास रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा जो रहेगा वो रहेगा लूपिंग सिस्टम। ठीक है, अब देखो तीनों जो सिस्टम है अलग अलग तरीके से यूज किए जाते हैं। ठीक है, ट्री सिस्टम के अंदर फिर ये 2 तरीके से होगा। एक तो होगा जॉइंट मेथड यूज करेंगे और एक इसके अंदर जो दूसरा यूज करेंगे वो यूज करेंगे कॉन्ट्रैक्टर मेथड। ठीक है, ट्री मेथड देखो, ट्री मेथड जो आप लोग देखोगे नॉर्मली काम क्या की जाती है, जहां सप्लाई आपको कम टाइम के लिए चाहिए वहां इसका यूज किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, लूपिंग हो गया, ये अलग अलग परमानेंटली जहां वायरिंग की जाती है वहां यूज की जाती है। अभी अपने वायरिंग के सिस्टम देखेंगे, फिर वायरिंग के मेथड देखेंगे। तो सबसे पहला देखेंगे अपने जॉइंट मेथड। तो सबसे पहला जो अपना रहेगा वो रहेगा जॉइंट मेथड रहेगा ट्री के अंदर। देखो ट्री का मतलब क्या होता है, शाखा। यानी कि पेड़ की जिस तरीके से अलग अलग शाखाएं जो निकली होती है, एक मेन जो तना जो होगा उससे, तो ये अपने मान लेते हैं ये मेन तना एक प्रकार से। और यहाँ से आपने काम क्या किया, इधर इसको सप्लाई दे दी, फिर आपने काम क्या किया, इधर इसको फेज न्यूट्रल दे दिया। ठीक है, यहाँ आपने इधर इसको फेज न्यूट्रल दे दिया। ये कुछ भी हो सकते हैं, रूम हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ज़्यादातर आप लोग देखोगे जो जॉइंट मेथड होगा, जहाँ मेले लगते हैं, प्रदर्शनी अलग अलग लगती है, वहाँ ये अस्थायी जो टेम्परेरी जो वाइंडिंग होती है वहाँ इसका यूज किया जाता है। तो ये आप लोग काम क्या करेंगे, यहाँ अलग अलग तरीके से जोड़ लगाएंगे। ठीक है, ये अपने जो है वो सारे के सारे क्या जोड़ है। अब आप लोग यहाँ से देखेंगे कि ये अगर दुकान मानोगे, शॉप मानोगे, तो यहाँ इसको दे दिया, दूसरे को यहाँ दे दिया, तीसरे को यहाँ दे दिया। तो अलग अलग तरीके से आपने क्या किया, यहाँ जॉइंट का इस्तेमाल किया। तो इसी कारण इस विधि का नाम है जॉइंट मेथड। और दूसरी बात क्या याद रखोगे कि ये जो इस तरीके से है, ये पूरा पेड़ का तना की तरह है और यहाँ अलग अलग इसकी ब्रांचेज निकली है, शाखाएं निकली है। तो इसी कारण इसको ट्री मेथड बोला जाता है। और ट्री मेथड के अंदर जो पहला जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा जॉइंट मेथड। तो आपने इस तरीके से जॉइंट किया है। दूसरा देखो, दूसरा मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर को हिंदी में बोला जाता है संयोजक। तो यहाँ हम लोग काम क्या करते हो, पोर्सलिन के या बेकेलाइट के, जो नॉर्मली बेकेलाइट के यूज किए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर यूज किए जाते हैं। तो ये अपने पास इस तरीके से आएगी। और स्पार्किंग की दृष्टि से या सुरक्षा की दृष्टि से आप लोग काम क्या करोगे, इस तरीके से इसका यूज करेंगे कॉन्ट्रैक्टर का। ठीक है, तो यहाँ ये मान लेते हैं ये फेज हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, तो यहाँ भी ये फेज न्यूट्रल मिल गया। आप लोग इधर इसको सप्लाई दे रहे हो। ठीक है,
तो यहाँ हमने काम क्या किया, तो यहाँ तो हमने जोड़ लगाया था, जबकि यहाँ हमने काम क्या किया, ये जो कॉन्टेक्टर आपने यूज किए ये नॉर्मली क्या बताया था मैंने भी, बैकेलाइट के बने होते हैं, ठीक है। तो आपने मोटरों के पैनल बोर्ड होगा उस पर भी आपने इस तरीके से देखे होंगे। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि जो ट्री मेथड होगा ये कहाँ यूज किया जाते हैं। और दूसरी बात देखो, दो विधियाँ इसके अंदर याद रखो, एक जॉइंट मेथड होगा और दूसरा कौन सा होगा, कॉन्टेक्टर मेथड होगा। तो पहली बात आपको याद रखना है, यह अस्थायी वायरिंग के अंदर यूज की जाती है, जो कुछ समय के लिए यूज करेंगे, ठीक है। पहली बात आपको याद रखना है। दूसरी बात क्या याद रखोगे, इसका जो यूज किया जाता है, मेले लग गए, जहाँ मेले लगते हैं, प्रदर्शनी अलग अलग तरीके से लगती है, ठीक है। प्रदर्शनियों के अंदर इसका क्या करेंगे, यूज करते हैं, ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखना, इसके अंदर देखो सुरक्षा जो होती है वो कम होती है। क्यों होती है, क्योंकि आपने अलग अलग तरीके से जोड़ लगाए हैं, तो कोई भी जोड़ ओपन हो सकता है। यहाँ भी ऐसा ही सिस्टम होगा, अगर यहाँ ये स्क्रू बोल्ट नट बोल्ट है या जो इसके कॉन्टेक्टर है, ये अगर यहाँ आपने ढीले कस दिए तो यहाँ भी क्या होगा, स्पार्किंग का खतरा रहेगा। तो इसके अगर अपने बात करें नुकसान की, तो नुकसान क्या रहेगा, आग लगने का इसके अंदर खतरा रहेगा। और दूसरी बात क्या याद रखेंगे, यह सस्ती वायरिंग है, यह क्या है, सस्ती वायरिंग। आपने किसी भी तरीके से कोई दूसरा बाहर से कोई दूसरा इक्विपमेंट आपने या दूसरी कोई एसेसरीज या कोई उपसाधन नहीं जुड़े, आपने काम किया, तार थी आपके पास, उस तार के अंदर जॉइंट लगा दी, यहाँ आपने बस क्या किया, कॉन्टेक्टर का यूज कर लिया। तो यहाँ से अगर देखोगे आप लोग, तो ये ट्री मेथड जो रहेगा यहाँ के दो प्रकार का होगा, जॉइंट रहेगा, दूसरा कॉन्टेक्टर रहेगा। जॉइंट के अंदर इस तरीके से जॉइंट लगाएंगे, कॉन्टेक्टर के अंदर ये कॉन्टेक्टर यूज किया जाता है। बस यहाँ से जो सवाल पूछे जा सकते हैं, ये जो प्रणाली जो होगी परमानेंट वायरिंग के अंदर यूज करेंगे या नो टेम्परेरी के अंदर यूज करेंगे। तो टेम्परेरी या अस्थायी वायरिंग के अंदर यूज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे, मेले प्रदर्शनियाँ लगती है वहाँ यूज करेंगे, आग लगने का खतरा रहेगा, और सस्ती वायरिंग जो रहेगी वो यही रहेगी। उसके बाद ट्री मेथड के बाद देखें हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ये सबसे ये इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर। और दूसरा जो अपने पास रहेगा वो लूपिंग सिस्टम, जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है वर्तमान समय में। तो दूसरा देखो डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स मेथड इसको बोलेंगे, या डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स सिस्टम इसको बोलेंगे। देखो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का मतलब ये होगा वितरण बॉक्स प्रणाली। मतलब आपके पास देखेंगे तो यहाँ ये मेन बॉक्स आपके पास, ठीक है, और यहाँ एक इस तरीके से आपने काम क्या कर दिया, एक लिंक लगा दी, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ आपने इसको फेज दे दिया और यहाँ आपने इसको क्या दे दिया, न्यूट्रल दे दिया। अब आप लोग यहाँ से देखेंगे ये जो पूरी जो स्ट्रिप होगी या पूरी जो पत्ती जो होगी, इसके अंदर पूरा का पूरा क्या रहेगा, न्यूट्रल फेज रहेगा, इसके अंदर पूरा पूरा क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। अब आप लोग काम क्या करना चाहते हो, अलग अलग फ्लोर के ऊपर, अलग अलग फ्लोर का मतलब ये होगा कि मल्टी स्टोरेज जो बिल्डिंगें जो होती है, बिल्डिंगें जो होती है, बहु इमारतें जो होती है, उसके अंदर ये सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग जो, ठीक है, अलग अलग जो क्या होगा, फ्लैट होगा या अलग अलग जो अपनी मंजिल जो होगी उसके अंदर अलग अलग सिस्टम से इसका यूज करेंगे। इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स मेथड ही रहेगा ये। अब ये अपने पास जैसे मान लेते हैं, ठीक है, ये अपना पहला फ्लोर हो गया या पहली मंजिल होगी और ये दूसरी होगी, इस तरीके से। अब आप लोग यहाँ से देखेंगे, देखो इसको फेज चाहिए, न्यूट्रल चाहिए, इसको भी फेज और क्या चाहिए, न्यूट्रल चाहिए। तो यहाँ से अपने काम क्या करेंगे, यहाँ से उठाएंगे इस टर्मिनल को और इसको दे देंगे। यहाँ से न्यूट्रल चाहिए तो इसको यहाँ से एक न्यूट्रल उठाएंगे और इसको दे देंगे। इसी तरीके से यहाँ से उठाकर इसको आपको क्या करना है, फेज और न्यूट्रल देना है, ठीक है। यहाँ से आपने इसको फेज दे दिया और इधर से आप लोग क्या करोगे, इसको क्या करेंगे, न्यूट्रल दे दिया मैंने, ठीक है। अब आप लोग देखें कि ये अपना रहेगा फर्स्ट फ्लोर रहेगा, ये मान लेते हैं फर्स्ट फ्लोर है और ये मान लेते हैं क्या, सेकंड फ्लोर है। अब फर्स्ट फ्लोर के अंदर भी आप लोग देखेंगे अलग अलग तरीके से रूम बने होंगे, तो उन रूम को सप्लाई देने के लिए आप लोग काम क्या करेंगे। अब यहाँ से देखो ये पूरी जो पत्ती जो रहेगी ये फेज की रहेगी, पूरी पत्ती न्यूट्रल की रहेगी। तो ये मान लेते हैं रूम नंबर 1 है, ठीक है, और ये मान लेते हैं रूम नंबर क्या 2 है। अब इस पत्ती से आप लोग काम क्या करेंगे, यहाँ से सप्लाई लेकर के आएंगे, इसको यहाँ से जोड़ दिया, इसी तरीके से इसको आपने फेज दे दिया, इस पत्ती से ही दे दिया, ठीक है, इस तरीके से। अब आपको न्यूट्रल देना तो यहाँ से इसको क्या कर देंगे, न्यूट्रल दे देंगे। ऐसा ही इसके अंदर काम करेंगे।
मतलब जो मल्टी स्टोरेज जो बिल्डिंग है जोगी, जहां आप लोग देखेंगे तो वहां आपको पूछा जाए किस विधि का यूज करेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स प्रणाली जोगी, वहां इस पद्धति का क्या करेंगे, हमने यूज करेंगे। और इस पद्धति के अंदर अगर आप लोग देखें तो आप लोग देखेंगे तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का यूज किया जाता है। यहाँ ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स रहेगा, यहाँ भी क्या रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स रहेगा, ये इसका मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स रहेगा। ठीक है, इसका फायदा ये होगा कि मान लेते हैं कि इसके अंदर कोई फॉल्ट आ गया, मान लेते हैं इसके अंदर कोई फॉल्ट आ गया, ये इसको सप्लाई नहीं मिल रही, तो इस दूसरे वाले जो फ्लोर होगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब यहाँ से अगर आप लोग देखें तो फॉल्ट खोजना जो रहेगा वो आसान रहेगा। ठीक है, दूसरी बात क्या याद रखेंगे, यह महंगी पद्धति होगी, एक तो याद रखेंगे महंगा सिस्टम है ये, दूसरा क्या याद रखेंगे, फॉल्ट ढूंढना जो होगा वो आसान रहेगा। ठीक है, और आपको यहाँ से भी पता चल सकता है कि अगर सेकंड फ्लोर में सप्लाई नहीं आ रही, सेकंड फ्लोर में सप्लाई नहीं आ रही, इसका मतलब सेकंड फ्लोर में कहीं ना कहीं क्या होगा, फॉल्ट होगा। तो यहाँ से आप लोग अलग अलग तरीके से आइडिया लगा सकते हो, पता लगा सकते हो कि किसके अंदर फॉल्ट रहेगा और किसके अंदर नहीं रहेगा। लेकिन याद रखना कि ये महंगी पद्धति रहेगी, जो पहले आपने पढ़ा था जॉइंट मेथड या ट्री मेथड पढ़ा था। और दूसरी बात, इसके अंदर जो फॉल्ट ढूंढना जो रहेगा वो क्या रहेगा, आसान रहेगा। अब अगला जो मेथड रहेगा सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, लूपिंग सिस्टम रहेगा। तो इसके अंदर देखें क्या होगा, आपके घरों के अंदर जो सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है वो लूपिंग सिस्टम ही होता है। ठीक है, तो लूपिंग सिस्टम के अंदर देखो क्या होगा, लूपिंग सिस्टम के अंदर क्या होगा, लूप बने होंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि घर के अंदर जो सप्लाईज होती है आपकी किस तरीके से मिलती है, कि न्यूट्रल पॉइंट जो होगा वो सभी के अंदर क्या किया जाता है, कॉमन किया जाता है। आप लोग काम क्या करते हो कि मान लेते हैं अपने पास ये लैंप है, ये दूसरा लैंप है, और ये मान लेते हैं तीसरा लैंप है। अब आपको ये चीज़ पता है कि ये अपने पास क्या है, इस तरीके से ये अपने पास क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, और यहाँ ये सॉकेट हो गया इसका। ठीक है, ये अपने के पास क्या हो गया, फेज हो गया। अब आप लोग यहाँ से देखेंगे, अगर ये सॉकेट स्विच पर है तो इस तरीके का ये तार यहाँ होगा, बाकी सारे तार आप लोग क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। अब एक फेज का तार आएगा, उस फेज के तार को आप लोग इस नीचे वाली लाइन पर कहीं भी शॉर्ट कर सकते हो। न्यूट्रल का जो तार होगा, न्यूट्रल का जो वायर होगा वो आएगा यहाँ से। ठीक है, इसको मिल जाएगा यहाँ पर। और इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार आपका जो राइट एंड होगा वो सॉकेट का क्या होना चाहिए, वो सॉकेट का क्या होना चाहिए, फेज होना चाहिए। तो इसलिए फेज का तार आप लोग इधर साइड दिखाएंगे, और ये न्यूट्रल का तार हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, ये फेज। अब इस लैंप को अगर न्यूट्रल देना चाहते हो तो यहीं से आप लोग न्यूट्रल को उठाएंगे, इस लैंप को आपने दे दिया, इस लैंप से आप लोग उठाकर क्या करेंगे, इसको दे देंगे, इस लैंप से उठाकर आप लोग इसको क्या कर देंगे, तीसरे को दे देंगे। मतलब लूपिंग सिस्टम के अंदर जो न्यूट्रल पॉइंट होगा वो सबका क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। तीसरी बात देखो, काम क्या करेंगे, अब इसको सप्लाई देनी है आप लोग, इस स्विच की सहायता से आप लोग क्या करोगे, सप्लाई देना चाहते हो। ठीक है, इस तरीके से ये मान लेते अपने पास सीलिंग फैन है। ठीक है, इस तरीके से ये क्या होगा, सीलिंग फैन होगा। अब आप लोग देखें, अगर मैं इस लैंप को सप्लाई देना चाहता हूं तो यहाँ से आप लोग काम क्या करेंगे, यहाँ से इसका क्या करेंगे, फेज उठाएंगे और इसको दे देंगे। फिर यहाँ से जो दूसरा फेज है इस पर करना चाहते हो तो इसको आप लोग यहाँ से दे, तीसरे पर अगर स्विच को करना चाहते हो तो यहाँ से, अगर इसमें फैन रेगुलेटर लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो। मतलब ये जो सिस्टम आप लोग देख रहे हो ये अपना जो रहेगा वो लूपिंग सिस्टम रहेगा। और इस पद्धति का इस्तेमाल अगर आप लोग देखें तो वर्तमान समय के अंदर आप लोग देखते हो कि घरेलू वायरिंग के अंदर जो यूज़ करते हो, ठीक है, घरेलू वायरिंग के अंदर जो कमरों के अंदर या जो सप्लाई की जाती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो लूपिंग सिस्टम किया जाता है। और इसके अंदर भी ध्यान रखना, फॉल्ट ढूंढना जो होगा वो बिल्कुल आसान रहेगा आपका, यानी कि इसके अंदर भी फॉल्ट ढूंढना जो क्या रहेगा, आसान रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये बात आप लोग यहाँ से याद रखें। दूसरी बात क्या याद रखेंगे, इस लूपिंग सिस्टम के अंदर जो आपका जो फेज होगा, फेज को हमेशा किससे कंट्रोल करेंगे, फेज को क्या करेंगे, स्विच से क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। ठीक है, फेज को हमेशा क्या करना चाहिए, स्विच से क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। तो इतनी बातें आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। आपको डायग्राम देके पूछा जा सकता है ये सिस्टम कौन सा है, तो आप लोग यहाँ से बता सकोगे लूपिंग सिस्टम है या किस तरीके का है। तो ये जो तीन जो अपनी थी मेथड थे। अब अपने बात करेंगे वायरिंग करने की जो विधियाँ कौन कौन सी है, अपने पास मेथड कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में अपने देखेंगे। तो मेथड देखेंगे अब वायरिंग, ये तो थी सिस्टम। सिस्टम के अंदर देखो कोई ज़्यादा कोई डिटेल नहीं है अपने पास, या ज़्यादा अपने इसके अंदर कुछ याद नहीं रखना, बस आपको सिंपल सिंपल बातें हैं वो याद रखनी है। ठीक है, डायग्राम देके पूछा जा सकता है कौन सा मेथड है, आपको सीधा पूछा जा सकता है। ठीक है, कैसे भी करके पूछा जा सकता है। अब देखो यहाँ हमने वायरिंग अगर हमने बात करेंगे मेथड की,
देखो अभी अपनों ने देखा था कि वायरिंग जो की जाती है वो दो तरीके से होगी, एक तो परमानेंटली होगी, एक और सी होगी टेम्परेरी होगी। तो एक तो होगी टेम्परेरी, टेम्परेरी का मतलब क्या रहेगा, अस्थायी। और दूसरी अगर हमने बात करें वो करेंगे परमानेंट, या कौन सी होगी, वो होगी स्थायी, ऐसा होगा। अब अस्थायी का मतलब क्या होगा, अस्थायी का मतलब जिसको आपने कुछ समय के लिए किया है, जिसको आपने क्या किया कुछ समय के लिए करेंगे। तो इसका जो एग्जाम्पल रहेगा वो रहेगा क्लीट वायरिंग। और ये आपको बहुत एग्जामों के अंदर पूछा भी गया है कि इनमें से कौन सी अस्थायी वायरिंग है, कौन सी स्थायी वायरिंग है। तो यहाँ सबसे ज्यादा जो आप लोग ऑप्शन देखोगे, एक सवाल जो सबसे ज्यादा मिलता है कि इनमें से कौन सी अस्थायी वायरिंग है, तो आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, क्लीट होगा। अगर अपने बात करें परमानेंटली की बात करें, तो परमानेंटली के अंदर आपको एक तो याद रखना है बेटन वायरिंग याद रखनी है, जो पहले इस्तेमाल की जाती थी, पहले इस्तेमाल की जाती थी, अब नहीं की जाती, याद रखेंगे। दूसरा जो आपको याद रखना है वो याद रखना है कंड्यूट, ठीक है, कंड्यूट कंसील्ड, ठीक है, कंड्यूट कंसील्ड पीवीसी वायरिंग या कंड्यूट कंसील्ड पीवीसी वायरिंग। दूसरा क्या याद रखेंगे, एक होगी अपने पास कंड्यूट होगी, दूसरा आप लोग एक याद रखेंगे सरफेस कंड्यूट वायरिंग, ठीक है, कंड्यूट पीवीसी वायरिंग हो जाएगा। एक अपने पास याद रखना है बेटन कैसिंग कैपिंग, कैसिंग और कैपिंग। ये सारी जो वायरिंग होती है परमानेंटली की जाती है। अब अंदर की डिटेल देखेंगे हमने। देखो सबसे पहले हमने बात करेंगे क्लीट वायरिंग की, ठीक है। देखो क्लीट वायरिंग के अंदर आप लोग काम क्या करते हो, जैसे ये दीवार है, इस दीवार के ऊपर इस तरीके से आप लोग वायर को लेकर के चलते हो, ठीक है। और इस दीवार के ऊपर इस वायरिंग को फिक्स करने के लिए आप लोग काम क्या करते हो, इस तरीके से क्लीट यूज करते हो, ठीक है। इस तरीके से आप लोग काम क्या करते हो, अलग अलग तरीके से क्या करते हो, क्लीट यूज करते हो। और ये नॉर्मली क्या बनी होती है, चीनी मिट्टी की बनी होती है, ठीक है। तो क्लीट वायरिंग आपको पहली बात आपको याद रखना है अस्थायी वायरिंग होगी, और ये अस्थायी वायरिंग के साथ साथ दीवार पर की जाती है, यानी कि कहाँ करेंगे, सरफेस पर की जाती है, ठीक है। तो पहली इसके अंदर याद रखेंगे अस्थायी वायरिंग होगी क्लीट वायरिंग। दूसरी क्या याद रखेंगे, सरफेस पर की जाती है, यानी कि जो सरफेस होगा उस पर की जाती है, सरफेस पर की जाती है, ठीक है। तीसरी बात केबल जो होगी, इस केबल को अगर आप लोग दीवार पर फिट करना चाहते हो तो किसकी सहायता से करेंगे, वो करेंगे क्लीट की सहायता। उसके बाद इसके अंदर तीसरी बात देखो, ये जो हमने क्लीट यूज कर रहे हैं, इन क्लीटों के बीच की दूरी जो अगर आपसे पूछा जाएगी, ये जो चीनी मिट्टी की आपने जो क्लीट यूज किया इस तरीके से, ठीक है, यहाँ ये जो वायर को आपने इसके ऊपर फिट करने के लिए जो आपने क्लीट यूज किया, इन दोनों क्लीट के बीच की दूरी पूछा जाता है। और यहाँ से जो दो सवाल इंपॉर्टेंट बनते हैं वो यही होता है कि पहला तो आपको पूछेगा कि क्लीट वायरिंग जो होती है वो कौन सी होगी, तो अस्थायी वायरिंग होगी। दूसरा जो इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि दो क्लीट के बीच की जो दूरी जो होगी, दो क्लीट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो ध्यान रखना 60 सेमी से कम नहीं होना चाहिए, 60 सेमी से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। चौथी बात क्या याद रखेंगे, अगर ये वायरिंग जो होगी, अगर ये वायरिंग जो है ये मान लेते दीवार है, और ये वायरिंग का जो ये हाइट है, अगर ये वायरिंग की जो ये हाइट है अगर ये 1.5 मीटर से क्या कम है, तो उसके ऊपर काम क्या करेंगे, ये जो वायर जो है इसके ऊपर उचित आवरण का प्रयोग करेंगे। तो ये इसकी हाइट कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो 1.5 मीटर होनी चाहिए भूमि से, ठीक है। तो दूसरी बात, चौथी के बाद ये बात क्या याद रखेंगे, क्लीट वायरिंग अगर क्या है कि क्लीट वायरिंग की हाइट, अगर क्लीट वायरिंग की ऊंचाई जो है अगर 1.5 मीटर से क्या कम है, ठीक है, 5 मीटर से कम है, तो उचित आवरण का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि उसको इंसुलेटर करना जरूरी है, बच्चे की पहुंच से क्या रहे, दूर है। तो यहाँ से आपको ये जितनी भी बातें मैंने बताई है सारी की सारी जो याद रखनी है वो क्लीट वायरिंग जो होगी उसके अंदर आपको याद रखना है। अब अपने बात करेंगे बेटन वायरिंग। देखो क्या होगी, बेटन का नाम से ही आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि लकड़ी की जो फट्टी जो होती थी उसके ऊपर की जाती थी, और बेटन का मतलब ही क्या होगा, फट्टा होगा, फट्टा इसको बोला जाता है, बत्ता बोला जाता है। तो दूसरा जो अपना रहेगा वो रहेगा अपने पास परमानेंट वायरिंग के अंदर या स्थायी वायरिंग के अंदर, वो रहेगी कौन सी वायरिंग रहेगी, वो रहेगी अपनी बेटन वायरिंग रहेगी। तो बेटन वायरिंग के अंदर देखो क्या होगा, तो बेटन वायरिंग के अंदर अपने को क्या क्या चीजें याद रखनी है। देखो सबसे पहला जो आप लोग जो बेटन यूज करेंगे, लकड़ी जो यूज की जाती है वो इस तरीके की लकड़ी होनी चाहिए जिसके अंदर किसी भी प्रकार की गांठें नहीं होना चाहिए, इस तरीके की लकड़ी होनी चाहिए। तो गांठ युक्त क्या होना चाहिए, गांठ मुक्त होनी चाहिए। और इसके लिए अपने जो यूज करेंगे
वो ध्यान रखना सागवान जो की, ठीक है, सागवान या जिसको टीक वुड कहा जाता है उसकी लकड़ी का प्रयोग करें, टीक वुड का क्या करें, यूज करें। पहली बात आपको ये याद रखनी। दूसरी बात क्या याद रखनी है, ये जो बैटन आप लोग यूज करोगे उसकी जो मोटाई होगी वो कम से कम कितनी होनी चाहिए। ये एसएससी जेईई के अंदर पूछा गया था 2015 के अंदर, ठीक है। इसकी बैटन की जो मोटाई आपको याद रखनी है, कम से कम क्या होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर, यानी कि कितनी मोटी होनी चाहिए, 10 mm होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए इस बैटन वायरिंग के अंदर जो केबल्स यूज की जाती थी, जो तारें यूज की जाती थी, उस तारों का नाम आपको याद रखना है, ठीक है, कि बैटन वायरिंग के अंदर जो वायर यूज की जाती थी, क्योंकि अब यूज नहीं करते, की जाती थी, तो बैटन वायरिंग के अंदर आपको याद रखना है, ठीक है। बैटन वायरिंग के अंदर आपको क्या बात याद रखनी है, बैटन वायरिंग में सीटीएस या टीआरएस क्या की जाती है, केबल का यूज किया जाता था, ठीक है। फिर आपको याद रखना है, देखो ये जो बैटन होगी इस तरीके से लकड़ी की बैटन होगी। अब आप लोग काम क्या करेंगे, इसके अंदर इस तरीके से स्क्रू होगा दीवार पर फिट करने के लिए। इस बैटन को दीवार पर फिट करने के लिए आप लोग देखेंगे तो आपको ये जो बैटन होगी इसको दीवार पर फिट करने के लिए यहाँ होल रखे होंगे, और ये जो 2 होल होंगे यहाँ कुछ ना कुछ क्या रखेंगे, आप लोग स्क्रू के द्वारा इसको घसेंगे। तो स्क्रू के बीच की दूरी जो आपको याद रखना है 75 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि बैटन में जो होगा स्क्रू के बीच की दूरी, बैटन में 2 स्क्रू के बीच की दूरी जो आपको याद रखना है, बीच की दूरी, 2 स्क्रू के बीच की दूरी आपको याद रखना है 75, क्या याद रखेंगे, 75 सेमी से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो 75 सेंटीमीटर से ज़्यादा क्या है, नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप लोग देखें बैटन वायरिंग के अंदर, अगर आप लोग देखें बैटन वायरिंग के अंदर आपको याद रखना ये होगा। दूसरी बात यार ना, इसका यूज कहाँ करेंगे, लो वोल्टेज होती है, यानी कि लो वोल्टेज होगी, ठीक है, लो वोल्टेज पर यूज की जाती थी। इसलिए आपको सवाल बार बार पूछा जाता है कि टीआरएस या सीटीएस केबल जो होती है वो किस प्रकार की केबल है, तो आपका जो आंसर होता है वो लो वोल्टेज क्या होती है, केबल होती है। इसके बाद देखिए लकड़ी का जो पहले आपने देखा होगा दीवार के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बनाते हो उसके अंदर जो लकड़ी का जो बना होगा, यानी कि इस बैटन का जो बना होगा, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की जो मोटाई होगी, ठीक है, लकड़ी का जो बैटन होगा, बैटन के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की जो मोटाई होगी, मोटाई आपको याद रखना है, मोटाई जो होगी वो 4 सेमी से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, 4 सेमी से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये बात आपको क्या करनी है, यहाँ से क्या करनी है, याद रखनी है। तो अब एक चीज़ देखो, अब एक चीज़ और देखें इसके अंदर, यहाँ ये जो वायर जो होगा, इन वायरों को कसने के लिए आपने देखा होगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से एक यूज की जाती है लिंक क्लिप्स जिसको बोला जाता है, ठीक है। ये जो लिंक क्लिप्स होगी, अगर आप लोग इसको क्षैतिज ऐसे लेकर जा रहे हो इस बैटन को या वायर को, और ऐसे ऊर्ध्वाधर लेकर जा रहे हो, तो इन 2 लिंक क्लिप्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि अगर ये लिंक क्लिप्स के बीच की डिस्टेंस पूछे, ठीक है, लिंक क्लिप्स के बीच की दूरी, न्यूनतम दूरी है, ध्यान रखना, इससे मैक्सिमम दूरी होगी, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 2 तरीके, एक तो आपका क्या जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है तो इसको बोलेंगे क्षैतिज, और इस तरीके से अगर वायर जा रही है तो उसको बोलेंगे ऊर्ध्वाधर। तो क्षैतिज के अंदर आपको ये याद रखना है कि 10 सेमी, ठीक है, 10 सेमी से अधिक नहीं होना चाहिए। और यहाँ अगर अपने ऊर्ध्वाधर की अगर बात करें, ठीक है, तो ये आपको याद रखना 15 सेमी से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये बोल दे, क्वेश्चन देता हूँ मैं इसके ऊपर, ठीक है, अगर आपको ऐसा बोल दे कि आपको ये बोल दे कि 45 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, और आपको ये बोल दे कि ऊर्ध्वाधर कितनी क्लिप्स लगेगी, और अगर इसको क्षैतिज में रखा जाए तो कितनी लिंक क्लिप्स होगी। तो अगर मैं इसको ऐसे लगा रहा हूँ, क्षैतिज लगा रहा हूँ, तो आपको पता है कि नियमों के अकॉर्डिंग अगर 10 सेमी से ज़्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए, कम से कम आप लोग कितनी दूरी रखेंगे, 10। तो यहाँ से 10 सेमी पर पहले लगेगी, फिर अगली लगेगी, फिर यहाँ लगेगी, तो ये 10, फिर ये 20, फिर ये 30, फिर ये क्या हो जाएगा 40। 40 पर आपने 4 लगा दी, तो अगला जो बचेगा 45, तो यहाँ एक और लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर इसको 45 को 10 से डिवाइडेशन करके देखेंगे तो कितना आएगा आपका, वो आएगा 4.5। तो आप लोग 4.5 नहीं लेंगे, 5 लिंक क्लिप्स का यूज करेंगे। और अगर ये 15 से डिवाइडेशन करें तो पूरा 3 बन रहा है। तो यहाँ आपको याद रखना है कि ऊर्ध्वाधर जो लिंक क्लिप्स की संख्या होगी वो 3 आएगी, जबकि क्षैतिज अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ कितना आएगा, 5 आएगा। तो ये सारी की सारी जो डिटेल है वो आपको बैटन वायरिंग के अंदर याद रखना है।
ठीक है। तो ये आपको यहाँ से याद रखनी है कि बैटन वायरिंग किसकी बनी होगी, बैटन किसकी बनी होगी, मोटाई कितनी लेंगे, बैटन के अंदर कौन सी केबलों का यूज़ किया जाता था, और बैटन के अंदर जो स्क्रू कसने के लिए जो आप लोग यूज़ करेंगे उन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, लो वोल्टेज पर यूज़ करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की जो मोटाई होगी वो इतनी होनी चाहिए। और ये जितनी भी मैंने आपको डिटेल बताई है ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। अगली जो अपने बात करेंगे, अगला जो अपना पॉइंट रहेगा वो रहेगा अपना कंड्यूट वायरिंग। ठीक है, अब देखो कंड्यूट वायरिंग मैंने आपको दो बताई थी, एक तो रहेगी कंसील्ड और एक रहेगी सरफेस। इसका मतलब एक तो दीवार के अंदर करेंगे, कंसील्ड का मतलब ये होगा छुपा हुआ। ठीक है, कंसील्ड का मतलब क्या रहेगा, छुपा हुआ। अगर उसको दीवार के अंदर करेंगे तो वो कंसील्ड है, अगर उसको सरफेस पर करेंगे तो वो कौन सी होगी, सरफेस पीवीसी कंड्यूट वायरिंग होगी। और कंड्यूट जो होगी, जो राउंड आप लोग देखते हो पीवीसी, उसको कंड्यूट कहा जाता है पूरी को। तो अपना जो अगला रहेगा कंड्यूट वायरिंग। ठीक है, अगर इसको आप लोग काम क्या करोगे, सरफेस के ऊपर करोगे, सरफेस का मतलब क्या हो गया, दीवार जो होगी इस दीवार के ऊपर करोगे तो उसको बोलेंगे सरफेस कंड्यूट वायरिंग। ठीक है, और इसके अंदर ध्यान रखना सरफेस कंड्यूट वायरिंग, अगर इसको क्या करोगे, सरफेस के भीतर करोगे, यानी कि दीवार के अंदर करेंगे, छुपी हुई करेंगे, दीवार के अंदर करेंगे, तब उसका जो नाम होगा वो होगा कंसील्ड। ठीक है, कंड्यूट वायरिंग। अगर इसके अंदर आप लोग जो कंड्यूट यूज करोगे, अगर पीवीसी का यूज करोगे तो पीवीसी कंड्यूट वायरिंग हो जाएगी, और यहाँ भी पीवीसी कंड्यूट वायरिंग हो जाएगी। तो यह बात आप लोग को क्या करनी है, यहाँ से याद रखना। इसके अलावा देखो, अगर आपको सरफेस पर कंड्यूट वायरिंग करोगे तो उसका सिंबल आपको याद रखना है, इसका सिंबल जो होगा वो इस तरीके से होता है। और अगर यही आप लोग दीवार के अंदर करोगे तो इसको उल्टा दिखा देंगे, तो ये जो इसका दीवार के अंदर है उस वायरिंग का सिंबल ये होगा, अगर सरफेस पर करोगे तो इसका सिंबल क्या रहेगा, ऐसा रहेगा। अब इसके अंदर जो मेन बातें हैं उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हमने बात करेंगे पीवीसी जो होगी, पीवीसी कंड्यूट पाइप जो होगी उसके बारे में बात करेंगे। इसका मतलब जो ये जो कंड्यूट पाइप है ये किसकी बनी है, पीवीसी की बनी है। तो सबसे पहली जो बात आपको याद रखनी है, इस पीवीसी कंड्यूट पाइप का जो व्यास होगा, ठीक है, यानी कि डायामीटर जो होगा वो कितना होगा, व्यास ध्यान रखना 20 mm से लेकर के 64 mm के बीच में होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मली यही साइज की आती है। फिर बात करेंगे इसकी लंबाई की, लेंथ की अगर हमने बात करें, लंबाई जो होगी इसकी नॉर्मली क्या होती है 3 मीटर, या ये बोल सकते हो कि 10 फुट इसकी जो होगी नॉर्मली क्या होती है, मोटाई होती है। फिर बात करेंगे ये जो कंड्यूट पाइप होगी, ये कंड्यूट पाइप होगी वो इस तरीके से होगी। ठीक है, अब ये देखो ये जो वाला भाग जो होगा, ठीक है, ये जो भाग जो होगा इसके अंदर इस तरीके से ये जो भाग होगा इसको बोलेंगे मोटाई। ठीक है, तो पीवीसी कंड्यूट पाइप की कम से कम मोटाई कितनी होनी चाहिए, आपको याद रखना है 1.5 mm, यानी कि 1.5 mm से इसकी मोटाई जो होगी वो कम नहीं होनी चाहिए। तो ये पीवीसी कंड्यूट पाइप के बारे में याद रखना है। इसके बाद देखें, इसके अंदर देखो पीवीसी कंड्यूट पाइप को दीवार में रोकने के लिए सैंडल्स का यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि दीवार के अंदर आप लोग देखोगे इस तरीके से जो खांचे बनाए जाते हैं इस पीवीसी कंड्यूट पाइप को रखने के लिए, तो ये पहला सैंडल्स होगा अपना। फिर आप लोग काम क्या करेंगे, ये जंक्शन बॉक्स हो गया, ये अपने पास डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स हो गया, ये आपने क्या किया इस तरीके से पहला सैंडल रखा, फिर आपने इस तरीके से दूसरा सैंडल रखा। तो ये जंक्शन बॉक्स और पहले सैंडल के बीच की जो दूरी होगी वो 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और बाद वालों के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, 60 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से आपको ये बात याद रखनी है। तो इसका मतलब देखो कि प्रथम सैंडल्स, ठीक है, प्रथम सैंडल व डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स या जंक्शन बॉक्स के बीच की दूरी, अगर जंक्शन बॉक्स लगा तो जंक्शन बॉक्स के बीच की दूरी, तो ये आपको याद रखना है 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर ये दो सैंडलों के बारे में बात करें, दो सैंडल्स होंगे, ठीक है, दो सैंडल्स के बीच की दूरी, तो ये आपको याद रखना है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर ये कंड्यूट पाइप पीवीसी की नहीं है, अगर इसकी क्या है मेटल की है, अगर ये क्या होती है मेटल की, यानी कि क्या होगी धात्विक कंड्यूट पाइप है। ठीक है, धात्विक कंड्यूट पाइप होगी, तब आपको ये याद रखना है इसकी जो ये मोटाई जो होगी वो 12.7 mm मिनिमम होनी चाहिए। 12.7 mm क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए।
तो ये तो था कंड्यूट वायरिंग। अगर इसको दीवार पर करोगे तो ये क्या बनेगी, कंड्यूट सरफेस कंड्यूट वायरिंग होगी। अगर ये पीवीसी का यूज करेंगे तो यहाँ बीच में पीवीसी का नाम यूज करेंगे साथ में कि सरफेस पीवीसी कंड्यूट वायरिंग। अगर दीवार के अंदर करोगे तो कंसील्ड पीवीसी कंड्यूट वायरिंग हो जाएगा इसका नाम, ठीक है। कंसील्ड का मतलब ही क्या होगा, छुपा होगा। जैसे आपने कहीं देखा होगा कंसील्ड लाइटें यूज की जाती है। पीवीसी कंड्यूट पाइप के अंदर इतनी बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद देखें एक जो मैंने आपको बताया था केसिंग और केपिंग। केसिंग गैपिंग के अंदर आपने देखा होगा, केसिंग गैपिंग के अंदर केसिंग और गैपिंग, देखो केप का मतलब आपको पता ही है क्या होगा, ढक्कन होगा। केसिंग किसको बोलेंगे, जो दो भाग होगा। जैसे ये दीवार होगी, ठीक है, ये पूरी मान लेते हैं दीवार है। इस दीवार के ऊपर आपने काम किया गया, एक इस तरीके से आयताकार फट्टियां आती है, उसका यूज करते हो। तो ये आयताकार जो भाग होगा इसको दीवार के ऊपर करेंगे। तो केसिंग गैपिंग अगर आपसे पूछा जाए कि कंड्यूट वायरिंग है या कंसील्ड वायरिंग है तो किस तरीके की वायरिंग है, तो पहली बात आपको ये याद रखना है, यह कौन सी होगी, ये स्थायी वायरिंग होगी। और स्थायी वायरिंग के साथ साथ आपको क्या याद रखना है, ये सरफेस वायरिंग होगी। तो यहाँ से जो चार ऑप्शन बन सकते हैं वो किस तरीके से बनेंगे, आपको बोलेगा केसिंग गैपिंग वायरिंग है, स्थायी तथा सरफेस वायरिंग, अस्थायी तथा सरफेस, स्थायी तथा कंसील्ड, अस्थायी तथा कंसील्ड। तो आपको ये याद रखना है ये सरफेस पर की जाती है। दूसरी बात क्या याद रखेंगे, केसिंग कौन सा होगा, केसिंग वाला भाग कौन सा होगा जिसको दीवार पर क्या किया जाता है, फिट किया जाता है। और जो केपिंग वाला कौन सा होगा, वो होगा कौन सा, केसिंग के ऊपर का ढक्कन। केसिंग के ऊपर जो क्या होगा, ढक्कन होगा, वो जो भाग होगा वो कौन सा होगा, वो केपिंग होगा। फिर ध्यान रखना केपिंग जो होगी इसके ऊपर इस तरीके से ये लाइनिंग सी बनी होती है। अगर ये लाइनिंग आपसे पूछा जाए किस लिए की जाती है, तो लाइंस का यूज जो करेंगे वो किस लिए करेंगे, वो काम क्या करेंगे, स्क्रू को कसने के लिए, स्क्रू को कसने के लिए, ताकि ये सही तरीके से कस जाए, ठीक है। ताकि उसके अंदर ये जो लाइनिंग जो है वो काम क्या करती है, जो स्क्रू आप लोग पेचकस से या किसी की सहायता से अगर उसका होल बनाएंगे तो ये स्क्रू को क्या करती है, रोकने का काम करती है। मतलब स्क्रू को बिठाने के लिए इस चीज़ का यूज़ करेंगे। तो ये सारी बातें थी, वायरिंग के बारे में थी। अगली जो अपनी क्लास रहेगी जिसके अंदर वायरिंग के अंदर कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ किया जाता है, वायरिंग के अंदर कितने प्रकार के सर्किट होंगे, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।